विनायक दामोदर सावरकर ने 23 साल की उम्र में 9 जून 1906 को नासिक से अपनी पत्नी यमुना और छोटे बेटे प्रभाकर को अलविदा कहा और कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाने के लिए बॉम्बे में SS पर्सिया जहाज पर सवार हुए। जब वो यात्रा कर रहे थे तो बॉम्बे सरकार के विशेष विभाग से स्टेनली एगरले ने सावरकर के बारे में इंडिया ऑफिस लंदन में आर ऋषि को एक गोपनीय पत्र भेजा। एगरले ने कहा कि सावरकर की कुछ हद तक वैसी ही राय थी जैसी क्रांतिकारी दामोदर हरि चापेकर की थी, जिन्होंने 22 जून 1897 को पुणे में फ्लैग कमिश्नर WUC रैंड की हत्या कर दी थी। चापेकर WUC रैंड के फ्लैग महामारी से निपटने के अत्याचारी और असंवेदनशील तरीकों का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों ने अंदाजा लगाया था कि वो जल्द ही स्पष्ट हो गया। स्टीम शिप पर सवार होकर सावरकर ने हरनाम सिंह और उनके कुछ युवा साथियों को अपने अंडरग्राउंड संगठन अभिनव भारत में शामिल किया। सावरकर को बंबई के गवर्नर ने भारत के सबसे खतरनाक पुरुषों में से एक बताया था। सावरकर को 1909 में गिरफ्तार किया गया। उन पर विभिन्न अधिकारियों की हत्याओं का आयोजन करके भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश में भाग लेने का आरोप लगाया गया। उन्हें 25-25 साल की सजा के 2 टर्मों के साथ अंडमान द्वीप समूह में सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। ये सजाएं साथ साथ नहीं बल्कि एक के बाद एक चलती रहीं। इसका मतलब ये था कि वो 23 दिसंबर 1960 को जेल से रिहा हो पाते। इस जेल को सबसे क्रूर जेल में से एक गिना जाता था और किसी भी तरह के उल्लंघन पर कड़ी सजा दी जाती थी। ब्रिटिश साम्राज्य के ग्वांतनामो बे के अनुसार सावरकर ने जेल के अधिकारियों को कई याचिकाएं लिखी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1924 में शर्त से रिहा कर दिया गया कि वो रत्नागिरी जिले में निवास करेंगे और राजनीति में भाग नहीं लेंगे। ये प्रकरण सावरकर के जीवन के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक है। लगभग एक सदी बाद इस मुद्दे ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस मुद्दे पर दिए गए बयानों पर MBA उथल पुथल का सामना कर रहा है। राहुल गांधी ने इन क्षमादान याचिकाओं को सावरकर की ओर से किया गया कायरतापूर्ण कार्य बताया है। सावरकर के पक्षकारों का दावा है कि ये दया याचिकाएं जेल से बाहर आने और ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को जारी रखने की एक चाल थी। वहीं शिवसेना ने सावरकर का अपमान करने को लेकर राहुल गांधी को चेतावनी दी। सावरकर ने जातिवाद को हिंदुओं की एकता को रोकने वाले कारक के रूप में पहचाना। हालांकि सावरकर महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह एक कट्टरपंथी जाति विरोधी सुधारक नहीं थे, लेकिन वो दलितों और निचली जातियों के प्रति साथ ही ब्राह्मणों के रवैये को नरम करने में मदद करते रहे। अपनी जटिल स्वभाव के कारण सावरकर ने कुछ ब्राह्मणवादी उच्च वर्गीय पूर्वाग्रहों को बरकरार रखा। उनके मानना था कि परिवार नियोजन का अभ्यास शिक्षित वर्ग की ओर से नहीं बल्कि गरीबों के जरिए किया जाना चाहिए। विद्वान लेखक YD फाड़के के अनुसार सावरकर ने केवल उन सुधारों की वकालत की जो उनकी हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा में फिट बैठते हैं और इसके खिलाफ जाने वाले किसी भी पहल का समर्थन नहीं करते। उदाहरण के लिए हिंदू जातियों में अंतर्विवाह की वकालत करते हुए सावरकर ने अंतर्धार्मिक संघों का विरोध किया, RSS के गठन को प्रेरित किया। सावरकर ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लॉन्च को प्रेरित किया। सावरकर के बड़े भाई गणेश बाबराव, डॉक्टर KB हेडगेवार, डॉक्टर BS मुंजे, डॉक्टर LB परांजपे और डॉक्टर BB ढोलकर सह संस्थापकों में शामिल थे। उनके सबसे छोटे भाई नारायण राव संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी थे और कहा जाता है कि 1940 में हेडगेवार के निधन के बाद RSS के प्रमुख के रूप में उनका स्थान लेने वाले संबंधित नामों में से वो एक थे। 1937 में सावरकर को बंबई, धनजी शाह, कूपर, जमुना दास मेहता मंत्रालय की ओर से नजरबंदी से रिहा कर दिया गया और इसके तुरंत बाद वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने महासभा को, जो मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक निकाय था, एक राजनीतिक दल में परिवर्तित कर दिया।
डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों में से थे जिन्होंने मांग की थी कि सावरकर को रत्नागिरी जिले से आगे जाने की अनुमति दी जाए। इसी तरह की मांग गैर ब्राह्मणों और दबे कुचले वर्गों के नेताओं की ओर से की गई थी। एक मुस्लिम नेता रफीउद्दीन अहमद ने मांग की थी कि सावरकर को बिना शर्त के रिहा किया जाए। 1928 में अतिरिक्त सचिव गृह विशेष ने कहा कि अगर सावरकर को रिहा किया गया था तो उन्हें इस बात का पूरा एहसास होना चाहिए कि तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता, और कहा कि अभी भी वो ब्रिटिश विरोधी हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद बदले समीकरण हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में सावरकर ने अपने प्रारंभिक वर्षों में संघ के विकास में एक मौलिक भूमिका निभाई। दुर्भाग्य से महात्मा गांधी की हत्या के बाद बनाए गए पदाधिकारियों ने आरएसएस के लॉन्च और विकास में सावरकर बंधुओं की भूमिका को खत्म कर दिया। 1940 के दशक में सावरकर की कार्रवाइयां एक सवाल उठाती हैं, जिस पर इतिहासकारों को विचार करना चाहिए कि क्या उनकी राजनीति उनकी दुश्मनी का विस्तार थी या शायद महात्मा गांधी के प्रति ईर्ष्या की भावना थी, न कि अंग्रेजों और मुसलमानों का विरोध। कांग्रेस के विरुद्ध विपरीत, जिसने मुस्लिम लीग को दूर रखने का काम किया, हिंदू महासभा बंगाल और सिंध में लीग के साथ गठबंधन की सरकारों का हिस्सा थी। 1945 और 46 के चुनावों में हिंदू महासभा की पराजय के बाद उनकी राजनीतिक सीमाएं, जो कभी लोकप्रिय मनोदशा के खिलाफ जाती थी, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करना और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए हिंदुओं की भर्ती की वकालत करना उजागर हो गई। 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी और सावरकर को सह आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर और गोडसे के बीच संबंध 1929 से थे, जब गोडसे उनकी रत्नगिरी में एक प्रभावशाली 19 वर्षीय युवक से मिले थे। अदालत में सावरकर ने दावा किया कि गोडसे और उनके सह साजिशकर्ता नारायण आप्टे ना तो विशेष रूप से चुने गए और न ही भरोसेमंद थे। सावरकर को विशेष अदालत ने बरी कर दिया। इसे केंद्र सरकार ने चुनौती नहीं दी। न्यायमूर्ति जे.एल. कपूर जांच आयोग की रिपोर्ट ने सावरकर को दोषी ठहराया था। यह सावरकर के सचिव गजानन दामले और अंगरक्षक अप्पा कसार की ओर से डीसीपी जेडी जिम्मी नागरवाला के नेतृत्व में बॉम्बे पुलिस टीम को दिए गए बयानों पर आधारित था, लेकिन तब तक सावरकर नहीं रहे। उन्होंने स्वेच्छा से 1966 में आत्मपण स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगाने का कार्य अधिनियम भेज दिया और पानी दबाव का त्याग कर दिया। महात्मा गांधी की हत्या की बाद की अवधि में आरएसएस को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था और भारतीय जनसंघ को अपनी राजनीतिक शाखा के रूप में लॉन्च किया था। ये वो समय था जब संघ परिवारों ने धीरे धीरे खुद को महासभा और सावरकर से दूर करना शुरू कर दिया। हालांकि मर्जिया कासोलारी जैसे विद्वानों ने सावरकर की महासभा के अध्यक्ष रहते हुए संघ और हिंदू महासभा के बीच विभाजन के दावे को खारिज कर दिया। यह हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी विचार करने के लिए मजबूर करता है कि सावरकर की नास्तिकता और गाय को उसकी पवित्रता से वंचित करने के उनके कदम को हिंदू दक्षिणपंथी कैसे मानेंगे अगर वो आज जीवित होते। इसके अलावा बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने महाराष्ट्र में एमबीए को रोकने के लिए सावरकर गौरव यात्रा शुरू की है, जबकि अगस्त 2018 और सितंबर 2019 में सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करने की महाराष्ट्र सरकार की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने अनसुना कर दिया था।